हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास के ज्योग्राफी बुक का दूसरा लेसन इकाई 2 जिस पाठ का नाम है कृषि, इसको हम लोग देखेंगे। कृषि क्या होता है इसे हम सभी अवगत हैं। कृषि कार्य जो करते हैं उन्हें हम लोग किसान कहते हैं। कृषि भारत में कृषि जीविका का सबसे मुख्य साधन है। भारत कृषि की दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र है। भारत में विविध प्रकार की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। वर्ष भर भारत में पर्याप्त तापमान के कारण फसलों के लिए लंबा समय मिलता है और यहाँ हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो ग्लेशियर के पिघलने के कारण वर्ष भर पर्याप्त जल से भरा रहता है, जिसका लाभ कृषि कार्यों को मिलता है। मानसूनी वर्षा भी भूमिगत जल एवं सतही जल का पुनः पूर्ति करती है। मानसून के समय जो हमारे यहाँ जून महीने से प्रारंभ होता है मानसूनी वर्षा, यह मानसूनी वर्षा भूमिगत जल स्तर की पुनः पूर्ति करता है। भारत कृषि संपदा को यह प्रकृति का अनूठा उपहार है। भारत की कृषि संपदा प्रकृति का अनूठा उपहार है। मानसून के स्वभाव के कारण कृषि निर्धारण में वर्षा का बहुत ही महत्व है। मानसून के स्वभाव यह 3 से 4 महीने की होती है। अधिकांश भागों में वर्षा 3-4 महीने ही होती है और वो भी असमान एवं अनियमित, जिसके कारण अधिकांश क्षेत्रों में साल में एक ही फसल उगाई जाती है। मात्र 15% क्षेत्र में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। वहाँ साल में 2 से अधिक फसल उगाई जाती है। इस प्रकार भारत के अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क खेती का प्रचलन है। वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को हम लोग शुष्क कृषि कहते हैं। यानी जो कृषि वर्षा पर डिपेंड है, यानी वर्षा अच्छी हुई, मानसून अच्छा हुआ तो उस वर्ष फसल अच्छे हुए, और जब मानसून से वर्षा कम हुई तो कृषि कार्य अच्छे नहीं हो पाए, तो इसे हम लोग शुष्क कृषि यानी ड्राई एग्रीकल्चर का नाम दिया गया है। भारत में कृषि का महत्व कई कारणों से है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का आर्थिक जीवन का प्राण कृषि है। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका इस कृषि पर आधारित है। यहाँ की विशाल जनसंख्या का भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है।
कई प्रकार के कृषि से उत्पादन जो हुआ वो कच्चे माल के रूप में उद्योगों में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कपास, सूती वस्त्र के उद्योग में कपास का उपयोग, गन्ना, चीनी उद्योग, जूट उद्योग एवं अन्य कृषि उत्पाद जो कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चा माल देते हैं। जैसे फलदार, रसदार फल जो हैं, जो जेली, जैम, स्वे शुगर उत्पादन के लिए आधार प्रदान करते हैं। इसी तरह रेशम का कीड़ा रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल मुहैया कराता है। इस तरह कृषि भी इन उद्योगों को मजबूती प्रदान करती है। तो बहुत से उद्योग धंधे जो हैं कृषि पर डिपेंड हैं। इसके बाद जलवायु, मिट्टी एवं धरातल की विविधता के कारण भारत में फसलों की भी विविधता पाई जाती है। कई फसलों में भारत को विश्व में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। चना, गन्ना, चाय, मोटे अनाज, तिलहन, ये सभी उत्पादन जो हैं भारत विश्व में अग्रणी है। चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं, कपास इत्यादि के उत्पादन में इसे दूसरे से चौथे स्थान प्राप्त है। राष्ट्रीय आय का कृषि की मुख्य भूमिका है। राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है। देश की कुल आय की 24% आय इस कृषि से प्राप्त होती है। संक्षेप में कहा जाए तो कृषि का मुख्य उद्देश्य भोजन प्रदान करना, उद्योग धंधों को कच्चा माल उपलब्ध कराना, कृषि उपजों के निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त करना, ये सभी कृषि के उद्देश्य हैं। भारत में कृषि भूमि का उपयोग, कृषि जो है कृषि पर आश्रित लोगों के लिए भूमि अत्यंत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि जो है कृषि के लिए सबसे प्रमुख संसाधनों में से है, क्योंकि यह पूरी तरह भूमि पर निर्भर है। इसलिए गांवों में भूमिहीनता और गरीबी के बीच सहसंबंध देखने को मिलता है। यानी जिसके पास भूमि नहीं है वह गरीब होता है। यानी कृषि कार्य, गांवों में कृषि कार्य प्रमुख है और वहाँ पर जिनके पास भूमि है, जिनके पास संसाधन है, वे कृषि कार्य करते हैं। फसलों के उत्पादन में भूमि की गुणवत्ता का भी व्यापक महत्व है, जबकि अन्य आर्थिक क्रियाकलाप जैसे उद्योग, परिवहन, आवास, इनका भी उतना महत्व नहीं है। ये बंजर एवं ऊसर भूमि पर भी लगाए जा सकते हैं। इसे आवास, उद्योग, ये सभी बंजर और ऊसर भूमि पर भी सेटल हो सकता है। अस्थायी संपत्ति होने के कारण भूमि का एक सामाजिक महत्व भी है। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। कर्ज के लिए इसे गिरवी भी रखा जा सकता है। यानी लोगों के पास यह एक अस्थायी संपत्ति मानी जाती है। भूमिहीन
इन सब लाभों से वंचित रह जाते हैं। कर्ज के लिए उन्हें गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता। इस प्रकार कृषि योग्य भूमि पर 4 तरह की भूमि सम्मिलित की जाती है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, दूसरा चालू प्रति भूमि, अन्य प्रति और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि योग्य भूमि पर काफ़ी दबाव बढ़ गया है और इसका गैर कृषि कार्यों में लगा उपयोग बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कृषि में उत्पादन 2 ही रूपों में बढ़ाया जा सकता है। एक, प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करके, और दूसरा कि एक ही कृषि को एक वर्ष में कई फसलों को लगाकर उत्पादन में वृद्धि करके। जैसे शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक जो पहले शस्य गहनता क्या है? शस्य गहनता एक सूचकांक है जो दिखाता है कि प्रति हेक्टेयर वर्ष में कितनी उपज या कितनी फसल का लाभ लिया गया। जैसे 2 हेक्टेयर ज़मीन पर अगर वर्ष में 3 बार खेती की जाए, यानी रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, तो इस प्रकार वर्ष में 3 बार उन कृषि योग्य भूमि का उपयोग किया जाए तो उसमें शस्य गहनता बढ़ती है। और शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जैसे सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीज, यंत्रीकरण, कीटनाशक और कृषि उत्पादों का उचित मूल्य, तो ये सभी कारण हैं जिससे शस्य गहनता प्रभावित होते हैं। इसमें पूंजी लगाकर शस्य गहनता को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए शस्य गहनता और निवेश उपयोग में बहुत गहरा संबंध है। अब आप जान गए होंगे कि पंजाब की तुलना में बिहार में शस्य गहनता कम क्यों है। शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो बिहार में उत्पादन को प्रभावित करते हैं। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के बढ़ने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन शस्य गहनता ही एक विकल्प है जिससे भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। भारत के अधिकांश भाग जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु में आता है। यहाँ पर्याप्त तापमान और प्रकाश रहता है। वर्षा का वितरण सभी जगह समान नहीं होने के कारण आर्द्रता कृषि के प्रकार और फसलों के प्रकार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक बन जाते हैं। जब फसल केवल वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के आधार पर पैदा की जाती है तब इसे वर्षा पोषित कृषि या वर्षाधीन कृषि कहते हैं।
यह दो प्रकार की होती है, शुष्क भूमि कृषि एवं आर्द्र भूमि कृषि। जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाली कृषि को शुष्क भूमि कृषि तथा 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाली कृषि को आर्द्र भूमि कृषि कहा जाता है। भारतीय कृषि जो है 38.67% भूमि पर वर्षाधीन कृषि होती है, जिसमें मोटे अनाज, दाल, तिलहन, कपास आदि वर्षाधीन फसल के उदाहरण हैं। और शुष्क भूमि कृषि की विशेषता जो है, वर्षा जल को संरक्षित करने की विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि शुष्क समय में इनका पानी का उपयोग किया जा सके। इस प्रकार कई कारण हैं जिसे शुष्क से जल छीजन एवं संग्रहण की तकनीकों का प्रसार करना के उपाय जो है सरकार के द्वारा किए जाते हैं। अब कृषि के प्रकार, कृषि जो है आदिकाल से किया जाने वाला एक आर्थिक क्रियाकलाप है। भारत में पाई जाने वाली विविध भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिवेश ने कृषि तंत्र को समय के अनुरूप प्रभावित किया है। इस तरह यहाँ कई प्रकार की कृषि की जाती है, जैसे प्रारंभिक जीविका कृषि, दूसरा गहन जीविका कृषि, तीसरा वाणिज्यिक कृषि। प्रारंभिक जीविका कृषि जो है यह प्राचीन काल से परंपरागत तरीके से की जाने वाली कृषि है, जैसे लकड़ी का हल, कुदाल, खुरपी से किया जाता था। और यह जो है उपज कम देती थी और भूमि की उत्पादकता कम होने के कारण फसल की प्रति इकाई उत्पादन भी कम होता था। तो इस प्रकार कृषि का कार्य जो है परंपरागत कृषि, जीविका कृषि या केवल जीने के साधन होते थे। इसमें कुछ किसान खेती के टुकड़े कर जंगली वनस्पति को काटकर एवं जलाकर साफ करते थे और तब उसमें फसल लगाते थे। फसल उत्पादन जीविका निर्वाह के लिए किया जाता था। खेत की उर्वरा जब समाप्त हो जाती तब किसान उस खेत के टुकड़े को छोड़कर दूसरे टुकड़े पर अपनी यह प्रक्रिया आरंभ करता था। इस प्रकार के कृषि को हम देश के विभिन्न भागों में अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इस खेती को झूम कृषि, मणिपुर में पामलू तथा छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता था। अब है गहन जीविका कृषि। यह कृषि देश के अधिकांश हिस्से में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। इस प्रकार की कृषि पद्धति को अपनाया गया है। भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए परंपरागत ज्ञान के साथ किसानों के पास उचित उपयुक्त तकनीक का भी उपयोग किया जाता है। यह जीविका का मुख्य साधन है। जनसंख्या अधिक होने के कारण अधिक उत्पादन
भी अधिक जनसंख्या के लिए कम पड़ जाती है, इसलिए इसमें किसानों के पास व्यापार के लिए बहुत कम उत्पादन रहता है, इसलिए इसे जीविका निर्वाहन कृषि भी कहते हैं। तीसरा, व्यापारिक कृषि। नाम से ही आप इनके अर्थ को समझ लेंगे कि यह फसल व्यापार के लिए उपजाई जाती है। यह कृषि में अधिक पूंजी, आधुनिक कृषि तकनीक का निवेश किया जाता है और किसान अपनी लगाई गई पूंजी से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इसमें पैदावार जो है अधिक होता है। परिष्कृत बीज का उपयोग करते हैं, रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार यह कृषि पद्धति भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप व्यापक रूप से पंजाब और हरियाणा में अपनाया गया। हरित क्रांति के बाद इस प्रकार व्यापारिक कृषि को बढ़ावा मिला। इसमें मुख्य रूप से गेहूं की खेती की जाती है। पंजाब एवं हरियाणा में बासमती चावल भी इस कृषि पद्धति के अंतर्गत अब उपजाई जाती है। फसल प्रारूप। अब जो है भारत में भौतिक विविधता होने के कारण यहाँ की सांस्कृतिक विविधता भी पाई जाती है। यह विविधता यहाँ की उपजाए जाने वाले विविध फसलों, उनके प्रारूप पद्धतियों से दिखाई देते हैं। विभिन्न प्रकार की भूमि पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें भी उगाई जाती हैं, जैसे दलहन, तिलहन, पेय फसल, रेशेदार वाली फसलें, फल, सब्जियाँ, ये सब उपजाई जाती हैं। इस विभिन्न प्रकार की फसलों को उपजाने के लिए विभिन्न ऋतुओं के अनुसार उपजाए जाते हैं। यहाँ ऋतु संबंधित 3 प्रकार के फसल समूह को हम उपजाते हैं। पहला रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल, तीसरा जायद, जिसको गर्मा फसल भी कहा जाता है। अब रबी फसल को जाड़े के महीने में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। इसमें मुख्य फसल है गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों आदि। तो रबी फसल की खेती जो है देश के विभिन्न भागों में, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसके विशेष राज्य हैं जो हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न में स्वावलंबी हो गए हैं। हरित क्रांति की अपनी आवश्यक शर्त हैं। नई तकनीक द्वारा विकसित प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन करने वाले बीज, सिंचाई के साधन, रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक दवाई इत्यादि का उपयोग किया जाता है। अब हरित क्रांति के फलस्वरूप अब इन क्षेत्रों में कई पर्यावरणीय समस्या उभर कर सामने आने लगी है। आप इन पर्यावरणीय समस्या से अवगत हैं। यहाँ पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण इत्यादि। दूसरा फसल है खरीफ फसल, जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, यानी यह जून जुलाई के महीने में लगाई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसमें उपजाई जाने वाली प्रमुख फसल है मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, जूट।
चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र के कोंकणीय प्रदेश में होते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हरियाणा और पंजाब में भी चावल की अच्छी किस्में बासमती उपजाई जाती हैं। भारत में जहां अधिक वर्षा होती है वहां धान की 3 फसलें तक उपजाई जाती हैं। अब है जायद फसल। खरीफ और रबी फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में जो फसल लगाई जाती है उसे जायद या गर्मा फसल कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से धान, मकई और सब्जी की खेती की जाती है। सब्जियों में खासकर खीरा, ककड़ी, कद्दू, नेनुआ, भिंडी, खरबूज, तरबूज इत्यादि। अब इन फसलों के जो भारत में जो फसल उगाई जाती हैं, इन फसल 3 प्रकार के जो फसल उपजाए जाते हैं उनका एक चार्ट इसमें दिया हुआ है कि खरीफ फसल की समय अवधि क्या है, कब लगाई जाती है और कब उसे काटी जाती हैं और किस ऋतु में यह होता है और कौन कौन सी फसल उपजाई जाती है। जैसे खरीफ फसल जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक वर्षा ऋतु में होती है। प्रमुख फसल है चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, तिल, जूट, मूंगफली इत्यादि। रबी फसल में अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक यह शीत ऋतु में लगाया जाता है। जैसे गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर, तीसी, सरसों इत्यादि। जायद फसल है जो मार्च अप्रैल में लगाया जाता है और मई जून तक से काटा जाता है। ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है। सब्जी में कद्दू, ककड़ी, खीरा, तरबूज, धान, मकई, गेहूँ इत्यादि उपजाए जाते हैं। तो इस चार्ट को हम लोग देख लिए। अब हम लोग मुख्य फसलों के बारे में, जो भारत के मुख्य फसल हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। प्रमुख फसलों की क्या कंडीशन हैं, उनके कारक क्या हैं, उन्हें प्रभावित करने वाले कारक, उन फसलों के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।